नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एंजाइम में हम लोगों ने कुछ हेडिंग्स डिस्कस कर लिए थे। आज रिमेनिंग हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो लेक्चर कंटेंट हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक साइकिल, देन डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, देन आफ्टर नेक्स्ट जो हेडिंग होगा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिशंस, और जो आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेक्चर कंटेंट हैं और इस लेक्चर कंटेंट में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कैटालिटिक साइकिल को। ठीक है, कैटालिटिक साइकिल को समझने के लिए या कैटालिटिक साइकिल के इवेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है आपका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट में देख रहे हो आप एंजाइम सेपरेट हो गया है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, और इस रिएक्शन पे ही हम कैटालिटिक साइकिल के स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैटालिटिक साइकिल के स्टेप्स में आपको मैं बता दूं कि 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप इसमें 4 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें सिंपली आपको ये बताना है कि जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं या एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कैटालिटिक साइकिल स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बट बाइंड कहाँ पे करेगा, बाइंड करेगा वो एक्टिव साइट्स पे। कहाँ पे बाइंड करेंगे, वो एक्टिव साइट्स पे। ठीक है, लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर साइट होता है एंजाइम में जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, और एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है और वहाँ पे जाके फिट होने की कोशिश करता है। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, मतलब कि वो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और वहाँ पे फिट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकेंड स्टेप आएगा उसमें आपको समझना ये है कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से बाइंड करेगा, बट बाइंड होने के बाद एंजाइम के स्ट्रक्चर में, एंजाइम के शेप में क्या होगा, चेंज करेगा वो। ठीक है, एंजाइम के शेप में या एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या करने वाला है, वो चेंज करेगा। और चेंज क्यों करेगा, वो चेंज क्यों करेगा, उसका चेंज करने का क्या उसका बेनिफिट मिलेगा सबस्ट्रेट को। ये बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा ये कि सबस्ट्रेट जो है वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ, टाइटली फिट हो जाएगा। ठीक है ना, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ टाइटली फिट होने के लिए एंजाइम के शेप को वो अल्टर करता है या चेंज करता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप है कैटालिटिक साइकिल का। ठीक है, एक बार देखिए आप, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। ठीक है, मैंने भी यही बताया आपको कि जो आपका एंजाइम है उसके शेप में चेंज करेगा और चेंज इसलिए करेगा कि वो टाइटली फिट हो जाए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड और नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा और एंजाइम के साथ और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से, सपोज दैट ये आपका सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, तो ये जब बाइंड होगा तो और ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करेगा और क्लोज होने के बाद सबस्ट्रेट में ओल्ड जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। सबस्ट्रेट में ओल्ड जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे और क्या बनेगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के साथ साथ वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बना लेगा। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। जब सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो सबस्ट्रेट ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा और थर्ड स्टेप में फाइनली जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट एंजाइम प्रोडक्ट के साथ
एसोसिएट होगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है और सबस्ट्रेट के अंदर क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा और फाइनली क्या बनेगा, आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये थर्ड स्टेप में हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एट लास्ट जो फोर्थ स्टेप है कैटालिटिक साइकिल का, उसमें आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो प्रोडक्ट अब क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा एंजाइम से या सेपरेट हो जाएगा एंजाइम से। एंजाइम सेपरेट, प्रोडक्ट सेपरेट। ठीक है, और यही हमारा टारगेट था कि एंजाइम का सेपरेशन हो जाए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, जब भी आप कैटालिटिक साइकिल में देखेंगे तो आपको जो है एंजाइम लास्ट में क्या होगा, आपको सेपरेट होता हुआ दिखेगा और प्रोडक्ट जो है वो भी सेपरेट होता हुआ दिखेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है पहले ही फॉर्म हो गया, वो प्रोडक्ट एंजाइम से सेपरेट हो जाएगा और एंजाइम जो है नेक्स्ट कैटालिटिक साइकिल में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर वो सेम रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के नेक्स्ट साइकिल में जो डिसोसिएट या सेपरेट एंजाइम है वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आप देखो फोर्थ स्टेप में एंजाइम सेपरेट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम्स इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अनदर मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट कैटालिटिक साइकिल में। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डिस्कस किया ये एक्चुअली क्या था, स्टेप्स और इवेंट ऑफ कैटालिटिक साइकिल था। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ एंजाइम टॉपिक को। ठीक है, एंजाइम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। कंपोनेंट ऑफ एंजाइम को डिस्कस करने से पहले एक लाइन मैं रिपीट करूंगा। वो लाइन क्या है, मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो सेशन में। मैंने ये बताया था कि एंजाइम्स जो हैं मोस्टली वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन नेचर के होंगे दैट मीन्स कि उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे। क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। और आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी एंजाइम में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे वो वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। जब वन पॉलीपेप्टाइड चेन होगा एंजाइम में तो आप बोलेंगे मोनोमेरिक एंजाइम। क्या बोलेंगे उसको, मोनोमेरिक एंजाइम। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, किसमें होगा ये, एंजाइम में। ठीक है, और मोर देन वन वाले भी कंडीशन मिलेंगे जिसको बोलेंगे आप मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होंगे और यहाँ पे आपको जो है सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा एंजाइम में और ऐसे एंजाइम को मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि एंजाइम में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग इनके नेम है। ठीक है, अब एक्चुअली हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ एंजाइम टॉपिक पे। और जब आप किसी भी एक्टिव एंजाइम को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। आप देखो यहाँ पे एक्टिव एंजाइम्स मैंने मेंशन कर रखा है। एक्टिव एंजाइम्स को आप होलो एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम्स बोलते हैं। और होलो एंजाइम्स में फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एपो एंजाइम। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट है वो है कोफैक्टर। ये अच्छे से लर्न करना होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एपो एंजाइम्स में आपको मैं बता दूं कि इसका जो बायोकेमिकल नेचर होता है एपो एंजाइम का वो होता है प्रोटीन। ठीक है, मतलब ये भी अमीनो एसिड से बना हुआ है। बट जो कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है
और कोफैक्टर्स के फर्दर 3 कैटेगरी हैं, मतलब इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है कोफैक्टर की वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है ये? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है कोएंजाइम। थर्ड कैटेगरी क्या है? मेटालायंस, ठीक है। तो ये आपके कोफैक्टर्स के टाइप हुए। कोफैक्टर में जो फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है? ऑर्गेनिक है, ठीक है। कोएंजाइम का बायोकेमिकल नेचर जो है वो क्या है? ये इसका ऑर्गेनिक ये भी है, और जो लास्ट आपका है वो क्या है? इनऑर्गेनिक है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जब ये बाइंड करता है एपो एंजाइम से तो ये टाइटली बाइंड करता है। दैट मीन्स कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड होगा। कहाँ पे बाइंड होगा? एपो एंजाइम पार्ट से ये बाइंड होगा, ठीक है। और आपको बता दो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एक्टिव साइट्स के पार्ट भी होते हैं। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एक्टिव साइट्स के पार्ट होते हैं। और आपको मैंने एक्टिव साइट बताया था कि एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ये जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंडिंग करेगा। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये एक्टिव साइट्स का पार्ट भी होगा, एक्टिव साइट्स का पार्ट भी होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना आप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एक एग्जाम्पल आपके सामने है वो है हीम ग्रुप, ठीक है। ये आपको लर्न करना होगा। ये क्या है आपका? हीम ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इसको कंसीडर करेंगे। और आपको पता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है आपका? कोफैक्टर है। क्या है? कोफैक्टर है। और ये जो हीम ग्रुप है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह वर्क करेगा, बट ये किस एंजाइम में वर्क करेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह? परऑक्सीडेज और कैटेलेज, ठीक है। ये लर्न करना होगा। परऑक्सीडेज और कैटेलेज ये दो ऐसे एंजाइम हैं जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होता है प्रेजेंट। और आपको बता दो कि ये जो परऑक्सीडेज और कैटेलेज है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करके H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये दोनों एंजाइम्स का रोल आपको फोटो रेस्पिरेशन, जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्रोसीजर मिलेगा, एक साइकिल मिलेगा जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में आपको परऑक्सीडेज और कैटेलेज का यूज़ होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अभी सिंपली ये याद करिएगा कि ये एंजाइम आपको कहाँ मिलने वाला है? फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ अ टाइप ऑफ कोफैक्टर। ये टाइटली बाउंड हो रहा है। किससे बाउंड हो रहा है? ये एपो एंजाइम से बाइंड हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हीम ग्रुप है। और ये हीम ग्रुप जो है परऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम में प्रेजेंट है। और परऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम्स का फंक्शन क्या है? ये H2O2 दैट मीन्स कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करके H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर पे। नेक्स्ट कोफैक्टर कोएंजाइम है। और कोएंजाइम जो है ये भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जब ये एपो एंजाइम के साथ ये बाइंड करते हैं तो ट्रांजिएंट फॉर्म में ये बाइंड करते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अनस्टेबल, और जब ये बाइंड होंगे तो शॉर्ट पीरियड के लिए ये बाइंड होंगे, अदरवाइज़ ये डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो वीक बॉन्डिंग होगी। किसके किसके बीच में ये वीक बॉन्डिंग होगी? कोएंजाइम्स का एपो एंजाइम के साथ। ये जो कोएंजाइम्स है ये जो एपो एंजाइम के साथ जब बाइंड करेंगे तो ये वीक बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये ट्रांजिएंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांजिएंट वर्ड है, टाइट वर्ड है, इसको आपको ध्यान देना होगा कि ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रोस्थेटिक ग्रुप में टाइटली बाउंड वर्ड यूज़ किया था, कोएंजाइम में ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये वर्ड्स आपको ध्यान देने होंगे क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे इनको ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ आपका जो है इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल ये कोएंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें फर्स्ट आपको दिख रहा है
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, NAD, ठीक है, NAD। और एक और है NADP, तो NADP का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो भी NAD और NADP, ये दो आपके कोएंजाइम्स है, इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, नियासिन होता है। नियासिन एक्चुअली में क्या होता है, विटामिन होता है, विटामिन B आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको लर्न करना होगा, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नियासिन क्या है, विटामिन B है, और ये विटामिन B एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है, कोएंजाइम में प्रेजेंट है, NAD और NADP, ठीक है। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम्स, ठीक है। अब आपको बता दूं कि जो कोएंजाइम्स होते हैं ये एक्चुअली में ये किससे फॉर्म होते हैं। कोएंजाइम्स जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होते हैं और एज वेल एज विटामिन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और आप डाइट में जो आपका डाइट कंटेंट होता है उसमें विटामिन्स भी आप लेते हैं, ठीक है। और विटामिन्स लेना नेसेसरी भी है। जब आप बैलेंस डाइट का चार्ट देखते हैं तो उसमें 200 मिलीग्राम्स आपको डेली जो है विटामिन्स चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए हेल्दी डाइट में होता है क्योंकि विटामिन्स जो होते हैं वो कोएंजाइम्स को बनाते हैं, और कोएंजाइम्स जो होते हैं वो एपो एंजाइम से बाइंड करके एक्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देना होगा, ये जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स किसको बना रहे हैं, कोएंजाइम्स को बना रहे हैं, ठीक है। और ये कोएंजाइम्स एपो एंजाइम से बाइंड कर रहा है, और एपो एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद से ये एक एक्टिव एंजाइम बनाएगा। और आपको पता है कि एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को फास्ट करते हैं। एंजाइम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को फास्ट करना। और ये एंजाइम एक्टिव तभी होगा जब उसके साथ उसके एसोसिएट कोफैक्टर बाइंड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है आपका कोएंजाइम का, तो कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज विटामिन से होते हैं, इसीलिए हम डाइट में विटामिन्स लेते हैं। विटामिन्स नहीं लेंगे तो कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, देन कोएंजाइम्स एपो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेंगे, और देन फाइनली एक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब एक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है, और आप अनहेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में बोलता है कि विटामिन्स वाले जो है डाइट लेना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कम स्टूडेंट्स को ये पता होता है, आप भी इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेटल आयंस पे। मेटल आयंस एक्चुअली क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, आपको पता है अच्छे से। जो मेटल आयंस होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और ये एपो एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डिंग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा आप फोकस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, वही एलिमेंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे वही क्या है, मेटल आयंस है, वही क्या है, मेटल आयंस, ठीक है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल ही होते हैं, और वो जो है एपो एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करके वो एंजाइम को एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, फेमस एग्जाम्पल है, वो क्या है आपका जिंक, ठीक है। जिंक जो है ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम एक्चुअली क्या होता है आपका, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ये होते हैं, ठीक है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब आप डाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का नाम मिलेगा। अभी फ़िलहाल आपको ये करना है कि इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। मेटल आयन का जिंक है, और जिंक कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, ठीक है। तो ये आपका कोफैक्टर टॉपिक फिनिश हो गया। और कोफैक्टर किसका पार्ट था, एंजाइम का पार्ट था, एंजाइम के कंपोनेंट्स थे। तो फाइनली आपका कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम टॉपिक फिनिश हो गया। अब आते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पे। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी टॉपिक पे आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। एंजाइम टॉपिक में नेक्स्ट जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में आपको बता दूं कि
लिविंग सिस्टम में एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं उनको चेंज करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स जो है उनके चेंज होने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज किया तो भी चेंज होगा, पीएच चेंज हुआ तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी चेंज होंगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपने चेंज किया तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी चेंज होंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को चेंज करेंगे, ठीक है। एक बार देखिए आप, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में जो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, सेकेंड पीएच है, ठीक है, थर्ड आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, फोर्थ जो है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है आपके फैक्टर्स हैं, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, और इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर आप डिस्कस करते हैं तो वहीं पे पीएच भी डिस्कस हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और पीएच का जो डिस्कशन है वो कॉमन है, ठीक है, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है दोनों का, इसलिए हम दोनों को साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एंजाइम है, एंजाइम का जो वर्किंग इफ़िशियंसी के लिए जो है टेम्परेचर और पीएच होता है वो एक रेंज होता है। वो क्या होता है, एक नैरो रेंज होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली किसी एंजाइम की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, और उस एंजाइम की एक्टिविटी आप मेज़र कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी आप मेज़र कर रहे हैं, और एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है सपोज दैट 20 डिग्री टेम्परेचर से, ठीक है, और कब तक उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है, 40 डिग्री तक, ठीक है। 20 से और 40 के बीच में वर्क करेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी एंजाइम है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वर्क करता है, बट एक सर्टेन टेम्परेचर होगा जहाँ पे उसका वर्किंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे आप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्स एंजाइम लिया, एक्स एक एंजाइम लिया, और उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 20 से 40 है, ठीक है। 20 से इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है और 40 तक उसकी एक्टिविटी रहती है, ठीक है। 20 से और 40 के बीच में, बिटवीन 20 टू 40, सपोज दैट 31 डिग्री टेम्परेचर पे, 31 डिग्री टेम्परेचर पे इसका मैक्सिमम एक्टिविटी अगर आप मेज़र करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी आप मेज़र करते हैं इस पर्टिकुलर एक्स एंजाइम का, तो वो पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। वो क्या होगा, ऑप्टिमम। जब मैक्सिमम होगा एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है 20 से, और उसका एंडिंग 40 या 45 के अराउंड है, ठीक है, और इसके बीच में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप पीएच डिस्कस करेंगे तो पीएच में भी यही सेम स्टोरी है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि आपने एक एंजाइम लिया, एंजाइम है आपका एमाइलेज, एंजाइम कौन सा है आपका, एमाइलेज एंजाइम है, और एमाइलेज एंजाइम जो है वो 5 pH से और pH 8 तक वो वर्क करता है, ठीक है, 5 to 8 ये वर्क करता है, बट 5 और 8 के बीच में किसी पर्टिकुलर pH दैट मीन्स 6.8, ठीक है, 6.8 pH पे उसका मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाता है, मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाएगा, तो उस pH को अब क्या बोलेंगे आप, ऑप्टिमम pH बोलेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर pH को क्या बोलेंगे आप, ऑप्टिमम pH बोलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर और pH का वो सेम है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी ने भी इसको एक साथ डिस्कस किया है।
एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर में जब एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है तो बोला है कि जब लो हो जाता है टेम्परेचर तो एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पोरली क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, और जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि जो प्रोटीन होते हैं उनको जब टेम्परेचर मिलता है तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चेंज होता है। एंजाइम इज़ आल्सो प्रोटीन। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, और टर्सरी फॉर्म में ये प्रोटीन होते हैं। मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए कोई भी एंजाइम टर्सरी फॉर्म में होता है, और जब इसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, और एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी एक्टिविटी भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान देना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम वाली। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मिनिमम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे टेम्पोरली एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है, और जब टेम्परेचर आप हाई करते हैं तो एंजाइम का जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और साथ ही साथ उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी लॉस हो जाती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के ग्राफ पे। ठीक है, एनसीईआरटी ने 2 ग्राफ बनाए हुए हैं, एक आपका टेम्परेचर को लेकर है और दूसरा जो है पीएच है। मैंने एक ही ग्राफ बनाया है। ठीक है, मैंने पीएच के लिए बनाया है और इसी को मैं मॉडिफाई करके मैं टेम्परेचर का भी बनाऊंगा। ठीक है, ये ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, और इस ग्राफ में जो है ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने एंजाइम एक्टिविटी क्राइटेरिया लिया है और एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने पीएच। ठीक है, आप देख रहे हो कि पीएच जो है वो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच रहा है, देन फिर अगेन डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे भी मिनिमम होगा एक्टिविटी, बट इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्टिविटी होगी एंजाइम की वो मैक्सिमम होने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये शो करता है ऑप्टिमम पीएच को। सिमिलरली जब आप यहाँ पे पीएच क्राइटेरिया आप चेंज करके टेम्परेचर मेंशन करेंगे आप, ठीक है, जब आप यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। इस ग्राफ को आप बना लेंगे, ग्राफ की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को। ठीक है, सबस्ट्रेट का एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इसके 3 फेजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, आप रिएक्शन से समझिए, जैसे कि आपने एक रिएक्शन लिखा, मैंने ये रिएक्शन मेंशन कर रखा है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लास्ट में आपको एंजाइम सेपरेट हो रहा है और प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है, और रिएक्शन में आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने वाले हैं कि सबस्ट्रेट एक्चुअली में क्या चेंज कर रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कितना चेंज कर रहा है, कितना फ्लक्चुएशन ला रहा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस डिस्कशन को मेंटेन करने के लिए आपको एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन आपको फिक्स करना होगा, तभी आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के फ्लक्चुएशंस को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब कि नंबर ऑफ एंजाइम्स आपका कांस्टेंट होगा, बट आप सबस्ट्रेट को आप वेरी कराएंगे और देखेंगे कि उसका इफेक्ट जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे कैसे पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो मैंने कंडीशन ले रखा है, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अगर किसी भी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट है और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है एक्चुअली में, तो मैं आपको बता दूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट
कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान देना होगा आपको कि स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जब आपने ये सपोज कर लिया कि एंजाइम एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में है और देन आपने क्या किया, सबस्ट्रेट को ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐड करना शुरू किया आपने, तो इनिशियल फेज़ में या फर्स्ट फेज़ में आपको देखने को मिलेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वैसे वैसे, और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज जो होगा वो, उसको समझने के लिए आपको एक कंडीशन लेना होगा कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल अगर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुअली ऐड कर रहे थे सबस्ट्रेट को, जब इक्वल हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इज इट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, जो आपने कंडीशन लिया था, मैंने बताया कि कंडीशन क्या होगा आपका कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में जो होगा वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो होगा जो एंजाइम एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा वो। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड आते हैं, थर्ड और फाइनल फेज में। इसमें क्या होगा कि आप सबस्ट्रेट आप ऐड करते जा रहे हैं, मतलब कि एंजाइम कांस्टेंट तो स्टार्टिंग से है। ठीक है, और आप सबस्ट्रेट मल्टीपल फोल्ड्स आप ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, और ऐड करते जाएंगे तो लास्ट जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस इंडिपेंडेंट टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ कि आप जब भी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन आप मेज़र करेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को लेकर, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा, आपको एंजाइम को कांस्टेंट करना होगा। ठीक है, एंजाइम आप कांस्टेंट करेंगे, उनके नंबर को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, और देन आप सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, और जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड होता जाएगा तो 3 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड जो कंडीशन होगी, जब इक्वल वाली कंडीशन आ जाएगी, सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के। देन आफ्टर थर्ड जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, तो ये आपके 3 फेजेस हो गए। अब आपको मैं एक इसी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे एक मैं डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिएगा, बट उस डेरिवेशन को बताने से पहले मैं इस रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। ये आपका एक रिएक्शन है जो मैंने आपको इनिशियली बता दिया है, और इस रिएक्शन में K1, K2 और K3 जो है ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है रेस्पेक्टिव स्टेप के। ठीक है, लाइक आप देखो K1 जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है किसके लिए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए। सिमिलरली K2 इज आल्सो वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये जो K2 वेलोसिटी कांस्टेंट है वो ES कॉम्प्लेक्स जो अगेन अगर फर्दर डिसोसिएट हो जाता है एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो उस कंडीशन के लिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। थर्ड जो है वो क्या है आपका, K3 इज आल्सो वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ये किसके लिए है, ES कॉम्प्लेक्स जब एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम पे ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इन तीनों वेलोसिटी कांस्टेंट K1, K2, K3 इन तीनों का यूज़ करके एक नया हम वेलोसिटी कांस्टेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं मिचेलिस मेंटल कांस्टेंट। ठीक है, मिचेलिस मेंटल कांस्टेंट। ठीक है, जिसको Km बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, Km, और Km इक्वल टू क्या होता है, K2 प्लस K3 अपॉन K1। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, मिचेलिस मेंटल कांस्टेंट जो है वो K2 प्लस K3 अपॉन K1 होता है। ये साइंटिस्ट के नेम से बनाया गया है। ये 1913 में इस कांस्टेंट को बनाया गया था। ठीक है, अब इस कांस्टेंट का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, और एक्चुअली
आपको मैं बता दूं कि कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन एंजाइमेटिक होता है तो उसका एक वेलोसिटी होता है, ठीक है, उसका एक वेलोसिटी होता है। और ये वेलोसिटी का एक फार्मूला जो है मैंने बना रखा है, ये फार्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। इसको डिराइव नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसको लर्न करना है। इसको डिराइव करने की ज़रूरत हायर क्लासेस में होती है। अभी सिंपली ये समझना है कि एक रिएक्शन मैंने लिया, ठीक है, और उस रिएक्शन की एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का ये फार्मूला है, इसको डायरेक्टली आपको लर्न करना है, ठीक है। अगर आप इसको डिराइव करेंगे तो 1 पेज का डेरिवेशन हो जाएगा, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिए और ऐसा समझ लीजिए कि ये कोई रिएक्शन का वेलोसिटी है और उसका फार्मूला है, ठीक है, जिसमें v क्या है, वेलोसिटी है, v मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, s क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, km क्या है, मिकालिस मेंटल कांस्टेंट है, और अगेन s क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में एक कंडीशन अप्लाई करना है आपको। कंडीशन ये है कि सबस्ट्रेट अगर 50% एंजाइम को सैचुरेट करता है, दैट मीन्स कि 50% एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उस समय होगा क्या, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपने एंजाइम लिया, 100 एंजाइम लिया और 100 एंजाइम्स में आपने 50 एंजाइम को इंगेज किया, दैट मीन्स आपने 50% एंजाइम को इंगेज कर दिया सबस्ट्रेट से, तो क्या होगा उस समय, वेलोसिटी क्या होगी उस समय, सबस्ट्रेट क्या होगा, ये हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखो, मैंने v = ½ Vmax, ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिया है, ध्यान देना होगा। इस रिएक्शन में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 50% वाला पॉइंट, उसी को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई करने के बाद v की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ v = ½ Vmax, ठीक है। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ½ Vmax यहाँ पुट किया। रेस्ट चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है, रिमेनिंग चीज़ें क्या है, वैसे ही हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है Vmax सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km + S, ठीक है, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, Km + S इधर आ जाएगा, और ये ½ Vmax इधर आएगा। ½ Vmax जब इधर आएगा तो ये जो हाफ है, ये ऊपर, हाफ का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपके सामने जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 2 Vmax S अपॉन Vmax, ठीक है। तो Vmax और Vmax को आप कट कर देंगे, क्या करेंगे, कट कर देंगे, जैसा कि आप मैथ्स वगैरह में करते हैं, ठीक है। देन फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, 2S मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है आपको, 2S मिलने वाला है, Km + S = 2S। अब क्या करेंगे, Km = ये माइनस कर देंगे, ठीक है, इधर S को इधर शिफ्ट किया, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, Km = S मिलेगा, ठीक है। यही आपका मुझे प्रूफ करना था। और आपको बता दूं कि ये कैसे आपने ये Km = S फाइंड किया है, जब आपने ये बताया है कि 50% एंजाइम सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी इक्वल हो जाती है ½ Vmax के, क्योंकि 50% एंजाइम सैचुरेट हो रहा है, इसलिए 50% Vmax का हो जाएगा। और ये कैसे होगा, जब आप v = ½ Vmax लेंगे, ठीक है। और यही वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद से आप मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लास्ट में आपको मिलेगा Km = S, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि Km एक्चुअली में, ये तो मैथमेटिक्स का पूरा डेरिवेशन था, ठीक है, बट Km करता क्या है एक्चुअली, ये इसका फंक्शन क्या है, Km किस चीज़ को डिफाइन करता है, तो आप नोट कर लीजिए। Km डिफाइन करता है एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी। Km डिफाइन एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। Km डिफाइन एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी। और मैं आपको बता दूं कि जब ये एफिनिटी हाई होती है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी लो होती है, और जब Km की वैल्यू लो होती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी हाई होती है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है, सो दैट इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ,
Km क्या डिफाइन कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी डिफाइन कर रहा है। Km की वैल्यू लो है तो एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी हाई होगी, और Km की वैल्यू अगर हाई है तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो लो हो गई। ठीक है, तो ये आपका मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, सारे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आपका क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में सिंपल है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और ये रिएक्शन कब तक स्टॉप होता है, जब तक कि प्रोडक्ट कम्प्लीटली यूज़ ना हो जाए। ठीक है, जब तक प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली यूज़ ना हो जाए तब तक एंजाइम अगेन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि सीधा सा एक ही मीनिंग है कि रिएक्शन तभी होगा जब उस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे यूज़ हो रहा है, तभी वो कंटिन्यूस मैनर में रिएक्शन रन करेगा। अदरवाइज रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एक लिमिट के बाद जाकर। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी हो गया टॉपिक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एंजाइम इनहिबिशन। क्या है, एंजाइम इनहिबिशन। चैप्टर में आज जो है डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन टॉपिक को। एंजाइम इनहिबिशन के बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशंस को डिस्कस करते हैं। एंजाइम इनहिबिशंस में जो एंजाइम है वो आप जानते हो, इनहिबिशन का मतलब है कि जो स्टॉप कर दे, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल और नेचुरल इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, और वो जो इनहिबिटर्स हैं एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और एंजाइम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस में अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उस रिएक्शन में वो जाकर क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, और ये इनहिबिटर्स डिफरेंट टाइप के, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन में आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये। लाइक आपका देखिए, फर्स्ट है रिवर्सिबल इनहिबिशन, सेकेंड आपका है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, थर्ड आपका क्या है, एलोस्टोरिक इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशंस के फर्दर 3 टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, और लास्ट आपका क्या है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। तो ये सारे क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशंस के टाइप हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एलोस्टोरिक इनहिबिशन आज के टाइम पे सिलेबस में नहीं है, बट ये एक टॉपिक है जो एंजाइम इनहिबिशन का टॉपिक है। और जो आपके सिलेबस में डिस्कस है वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन, और रिवर्सिबल इनहिबिशन में जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, बट मैं आपको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन को समझाऊंगा। ठीक है, आज तक जो भी आपने एंजाइम के लेक्चर्स में आपने समझा है उसमें आपने देखा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड होते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, और प्रोडक्ट जो है फॉर्म तभी होता है जब प्रॉपर एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। ठीक है, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप सपोज कर लीजिए कि कोई इनहिबिटर आ गया, कोई भी नेचुरल और आर्टिफिशियल अगर इनहिबिटर आ गया तो वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, आप देखो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सेपरेट एंड प्रोडक्ट सेपरेट। बट इसी रिएक्शन के स्टार्टिंग में अगर आप इनहिबिटर डाल देंगे तो क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और देन एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या लिया है, इनहिबिटर लिया है। ठीक है, और इनहिबिटर का जो फंक्शन है वो क्या है, रिएक्शन को स्टॉप कर देना। ठीक है, तो जब इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड करेगा, ठीक है, और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड करेगा,
ठीक है। इनहिबिटर जो है एंजाइम से अगर बाइंडिंग करे तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, दैट मीन्स कि वीक बॉन्ड से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। जब वीक बॉन्ड होगा एंजाइम और इनहिबिटर्स के बीच में तो इजीली क्या होंगे, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। डिसोसिएशन का एडवांटेज क्या मिलने वाला है, डिसोसिएशन का एडवांटेज ये मिलने वाला है कि डिसोसिएट होंगे तो वो सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर सकते हैं, और जब इनहिबिटर डालेंगे तो इनहिबिटर से भी वो बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप इनहिबिटर्स जो लेंगे वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड करे एंजाइम से, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। सो दैट इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलेंगे। सेकेंड जो कंडीशन है वो है इरिवर्सिबल इनहिबिशन की। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम्स जो है परमानेंटली जो है बाइंड करते हैं इनहिबिटर से, ठीक है। जैसे आपने एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इनहिबिटर ऐड कर दिया, ठीक है, या इनहिबिटर आ गया तो इनहिबिटर क्या होगा, एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और बॉन्डिंग जो होगी वो होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब ब्रेक नहीं होते हैं वो, ठीक है। ब्रेक नहीं होंगे तो इसका मतलब कि एक बार इनहिबिटर बाइंड एंजाइम से तो फाइनली वो बाइंड हो जाएगा और वो हमेशा क्या करेगा, इनहिबिट ही करेगा वो, ठीक है। उसमें वापस रिवर्स होने का कोई सीन नहीं है। बट रिवर्सिबल इनहिबिशन में सीन है, क्योंकि इनहिबिटर्स जो है एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग किए हुए हैं और वो वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इरिवर्सिबल में क्या है, इरिवर्सिबल में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रांगली जो है इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड करते हैं और कभी भी वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो इस टाइप का जो इनहिबिशन होगा वो होगा इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। तो ये मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को एक्सप्लेन कर दिया। अब रिवर्सिबल के टाइप्स पे चलते हैं। रिवर्सिबल के दो टाइप, एक्चुअली में तो 3 टाइप्स हैं, बट हम 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है आपके। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पहले डिस्कस करेंगे, देन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो है आपको दिख रहा है, इसका जो कंप्लीट नेम होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्या होगा कंप्लीट नेम, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, एंजाइम के सेम साइट पे जाकर बाइंड करेंगे, दैट मीन्स की एक्टिव साइट्स पे। आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स पे एक्टिव साइट्स होते हैं और एक्टिव साइट्स पे जो है सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसी एक्टिव साइट्स पे क्या बाइंड करने वाला है, इनहिबिटर बाइंड करेगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का बाइंडिंग प्लेस सेम है और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है। स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का क्या करेगा, रिजेंबल करेगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि इनहिबिटर जो है यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट का एनालॉगस है, सबस्ट्रेट का एनालॉगस है, वो टेंडेंसी रखता है कि वो एक्टिव साइट्स पे बाइंड करे, ठीक है। सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है एक्टिव साइट्स पे, तो ये इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है, और एक्चुअली ये एग्जांपल कहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। क्रेब्स साइकिल सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकेंड मेजर इवेंट्स है, वहां पे जब इस स्टेप को देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि सक्सेनिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है मेलोनेट। मेलोनेट इज ए इनहिबिटर, ठीक है। सक्सेनिक एसिड इज ए सबस्ट्रेट, और मेलोनेट और सक्सेनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है रिजेंबल कर रहा है, और रिजेंबल कर रहा है इसलिए दोनों के बीच में फाइट है, कंपटीशन है कि कौन पहले बाइंड करेगा सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज से, ठीक है। बाइंडिंग कौन करेगा, इसका आंसर कैसे पता चलेगा आपको बताना होगा कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इज हाई, ठीक है, देन सक्सेनिक एसिड बाइंड टू द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इसका अपोजिट कर लें, अगर
मेलानोइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो जाए तो मेलानोइड क्या होगा, वो सक्सेसिव डिहाइड्रोजनेज के एक्टिव साइट्स पे जाके बाइंड करेगा। तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से लर्न करना, ये कई बार आपके नीट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, केएम और वीमैक्स को एक्सप्लेन करना। ठीक है, केएम और वीमैक्स जो है कॉम्पिटिटिव इनिवेशन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। केएम जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिवेशन में, और वीमैक्स जो होता है वो अनचेंज हो जाता है। केएम हाई का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब ये होता है कि जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स, केएम हाई का मतलब ये होता है कि एंजाइम और जो इनहिबिटर की बाइंडिंग एफिनिटी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस में केएम हाई होने का मतलब ये है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो लो हो जाती है, ठीक है, और एंजाइम जो है वो इनहिबिटर से बाइंड करने की टेंडेंसी रखता है, बिकॉज इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसलिए इनहिबिटर बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी लो हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव में आपको ये जानना है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं होगा, क्योंकि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का रिजेम्बलेंस यहाँ पे नहीं है, दोनों डिफरेंट है। सबस्ट्रेट का बाइंडिंग प्लेस एक्टिव साइट है और इनहिबिटर्स का बाइंडिंग प्लेस सेकेंड साइड पे होगा, डिफरेंट साइड पे होगा। ठीक है, जैसे अगर डायग्राम आप बनाओ तो डायग्राम में ये आपके दो साइड मैंने बना रखे हैं। सपोज दैट ये आपका एक्टिव साइट है, ये क्या है आपका एक्टिव साइट, और ये जो है ये इनहिबिटर बाइंडिंग साइट है। ये क्या है, इनहिबिटर बाइंडिंग साइट है ये। ठीक है, इनहिबिटर बाइंडिंग साइट पे इनहिबिटर बाइंड होगा और एक्टिव साइट्स पे क्या बाइंड होंगे, सबस्ट्रेट बाइंड होंगे। ठीक है, और आपको बता दूं कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो या ना हो, ठीक है, उससे इनहिबिटर्स के एक्शन पे कोई डिफरेंस नहीं आना। इनहिबिटर्स जो है वो बाइंड कर सकता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग के बाद भी। आप देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन बना रखा है, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, और साथ में सबस्ट्रेट है, तो आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ है, क्या बाइंड हुआ है, इनहिबिटर बाइंड हुआ है और सबस्ट्रेट आपका सेपरेट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरे कंडीशन में देखो आप कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन चुका है और देन आफ्टर इनहिबिटर्स भी बाइंड हो गया, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो दोनों कंडीशन आपको दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और दोनों की बाइंडिंग साइट डिफरेंट है। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड है या नहीं बाइंड है, उससे इनहिबिटर्स की बाइंडिंग का जो कंडीशन है वो चेंज नहीं हो सकता, वो बाइंड भी हो सकता है। ठीक है, सबस्ट्रेट से पहले बाइंड हो सकता है और सबस्ट्रेट के बाद भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आज एंजाइम इनहिबिशन टॉपिक भी फिनिश हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ये सिंपल टॉपिक है। आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट कम है बट ये भी क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं। इसका जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एक कमीशन डेवलप किया था, ठीक है, अपॉइंट किया था, और उस कमीशन के थ्रू क्या किया गया था, 1964 में एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, और एंजाइम्स की कोडिंग की गई थी, एंजाइम्स के कोड्स के फॉर्म में एंजाइम्स को रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, और वो जो एंजाइम कोड थे उसके 4 डिजिट्स थे, और उस 4 डिजिट में जो फर्स्ट डिजिट था वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, सेकेंड डिजिट जो है रिप्रेजेंट करता है सब क्लास को, थर्ड डिजिट जो है वो सब क्लास को, और जो 4th डिजिट है वो जो है आपका इंडिविजुअल एंजाइम्स के लिए था। ठीक है, वो इंडिविजुअल एंजाइम्स के लिए था वो। तो ये जो एंजाइम कोड है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसको डेवलप किया। ठीक है, जो टोटल क्लास है एंजाइम्स के वो टोटल 6 क्लास है, और उनके जो सब क्लासेस हैं वो 4 to 13 है, 4 to 13। एनसीईआरटी जब आप रीड करेंगे तो आपको टोटल जो क्लास मिलने वाले हैं आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है, ये 6 जो है क्लास है,
और हर एक क्लास का अपना एक सब क्लास होगा, ठीक है, और वो सब क्लास जो है 4 to 30 होंगे, ठीक है। चलते हैं एंजाइम के क्लास पे। एंजाइम का जो फर्स्ट क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में होता क्या है कि वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये आपको मिलेगा एग्जाम्पल, ठीक है। जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, और एज वेल एज जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ थर्ड एंड लास्ट इवेंट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। वहां पे आपको बहुत सारे एंजाइम मिलने वाले हैं, लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और भी बहुत सारे एंजाइम्स है। वहां पे वो एंजाइम्स जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, सो दैट ऐसे एंजाइम्स को आप क्लासिफाई करेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे। सेकेंड कैटेगरी है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या है, फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। मैंने यहाँ बना रखा है एग्जाम्पल कॉमन फॉर्म में AX प्लस B, और देन आप देख रहे हैं कि ये B यहां शिफ्ट हो रहा है और X जो है वो A जो है वो सेपरेट कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम्स पे। सेकेंड जो टाइप ऑफ एंजाइम है वो है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में एक्चुअली क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, शिफ्ट करेंगे। आप देखो यहाँ AX, अगर X को आप फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए तो ये X जो है वो शिफ्ट होकर B की तरफ जा रहा है और क्या बना रहा है, BX बना रहा है, और A जो है वो सेपरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे X क्या हुआ है, यहाँ पे X ट्रांसफर हुआ और X क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, उसी का ट्रांसफर हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा हेक्सोकाइनेज, जो आपके सिलेबस में भी है। हेक्सोकाइनेज जो है ये एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में मिलेगा, और ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट इवेंट है, ठीक है। आप ध्यान देना, जब आपको सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक हेडिंग मिलेगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में जब आप फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वहां पे ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वहां पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है और फॉस्फेट की शिफ्टिंग होती है, फॉस्फेट शिफ्ट होकर ग्लूकोज पे जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था एग्जाम्पल में, वैसे ही यहाँ पे भी एग्जाम्पल में मेंशन है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, बट वाटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वाटर के एडिशन के साथ साथ ही क्या होगा, ब्रेक डाउन यहाँ पे होगा, इसलिए इस एंजाइम का नाम है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस है। क्या है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर है लाइपेज, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट क्या है, लाइजेसिस। लाइजेसिस में क्या होता है कि एडिशन होता है। आप देखो लाइजेसिस का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये मैंने बना रखा है AP प्लस XY, ठीक है। आप देख रहे हो कि शिफ्टिंग हो गया X और Y का, A के साथ X आ गया और B के साथ Y आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन एक तरीके से हो गया, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है एल्डोलेज, और एल्डोलेज भी कहाँ पे आएगा आपका, एल्डोलेज भी आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलिसिस में आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस में क्या है, आपको तो पता ही है कि आइसोमर एक कोई सबस्ट्रेट है, उसका अदर भी आइसोमर्स फॉर्म हो सकता है। लाइक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज है, मैनोज है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है, जिनका फार्मूला सेम होगा बट उसमें आपको स्ट्रक्चरल या फंक्शनल ग्रुप में आपको चेंजेस दिखेंगे, और वो होते हैं क्या, आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइगेजेस है। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन आप समझते हैं कि कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का ज्वाइनिंग, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का ज्वाइनिंग ही क्या है, कंडेंसेशन है। और ये आपके सामने मैंने बना रखा है A प्लस B, ठीक है। A प्लस B यहाँ पे
आपस में कंडेंस करके, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है एटीपी, एटीपी से एनर्जी निकला और एनर्जी से वो एनर्जी का यूज करके ए प्लस बी जो है ए बी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था एंजाइम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो आपका ये ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है बायोमोलिक्यूल। अब इसके बाद एक 10-15 मिनट्स का टॉपिक है मेटाबोलाइट, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।